सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संभव जैन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से वहाँ पर उस विद्यालय में अध्यापनरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकारियों और समस्त शिक्षकगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज आज हम कक्षा 8वीं का तृतीय पाठ डिजी भारतम ये पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी पुस्तक सामने रखें और उसको इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। ये पाठ बहुत ही सरल है और इसमें ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से हमारे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि न केवल हम इस पाठ का हिंदी अर्थ समझें, अपितु इस पाठ में जो वाक्य आए हैं, उन वाक्यों में जिस ग्रामर का प्रयोग किया गया है, उन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए चलें। मैं आपको बता दूं कि आज इस पाठ को केवल पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वह वीडियो मैं आपको प्रेषित करूंगा, किंतु आज हम केवल इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो पेंसिल, कॉपी, पेन लेकर के बैठिए, जिससे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हों वो आप नोट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। बच्चों, तृतीय पाठ डिजी भारतम, यह पाठ परिवर्तित किया गया है, अर्थात नया पाठ जोड़ा गया है पुराने पाठ की जगह पर। इसलिए जो नई पुस्तकें आई हैं उसमें यह पाठ आपको तीसरे नंबर के पाठ के रूप में दिखाई देगा, जिसका टाइटल है, शीर्षक है डिजी भारतम। मैं इसका हिंदी में जो परिचय दिया हुआ है उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद हम मूल संस्कृत पाठ की ओर चलेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चलिए, हम इस पाठ को शुरू करने से पहले मुझे थोड़ी सी एक बात, ग्रामर की जो व्याकरण की जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मुझे समझाना था। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब आप सोच रहे होंगे कि आज सर ये क्या लेकर के आए हैं, यहाँ तो पूरा शुरू से पाठ शुरू करना चाहिए था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं इस पाठ को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ जगह पर आत्मनेय पद की माने जो कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है कर्तृवाच्य की जगह पर। और ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इससे आपको पाठ पढ़ते समय जो वाक्य आएंगे उसमें आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, जब हम जिसको आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बोलते हैं, उसी को संस्कृत में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य बोलते हैं। मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, वाक्य जो लिखे हुए हैं उसको ध्यान से देखिए तो मैं आपको अंतर समझा सकूंगा। जो कर्तृवाच्य के जितने भी वाक्य हैं, उन कर्तृवाच्य के वाक्यों में जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। और जो कर्मवाच्य में है उसमें जो वाक्य बनेंगे वह कर्म के अनुसार बनेंगे, वो कहलाता है कर्मवाच्य। जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग वो कर्तृवाच्य, और जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अहम। जब यहाँ अहम दिया है तो निश्चित रूप से उसकी क्रिया में आम ही लगेगा, तो अहम विद्यालयम गच्छामि। तो इस वाक्य का अहम की जगह पर उसी विभक्ति का तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथम विभक्ति की जगह पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अहम का हो जाएगा मया। विद्यालयः प्रथम व्यक्ति, गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। और अहम विद्यालयम गच्छामि, इसका अर्थ होता है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो दोनों समझ में आ गए। कर्मवाच्य में अर्थात मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, और कर्तृवाच्य कहता है कि मैं विद्यालय जाता हूँ।
दूसरा वाक्य देखिए, अहम पुस्तकानि पठामि, मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ। अब हिंदी में अगर हम इसका कर्तृवाच्य बनाएंगे तो मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, तो मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, तो पुस्तकानि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की है। आइए, सह गीतम शृणोति, वह गीत को सुनता है। सह गीतम शृणोति, सह के स्थान पर तृतीय व्यक्ति तेन, तेन गीतम श्रूयते, बड़ी उ की मात्रा आएगी श्रूयते। जनः समाचारपत्राणि पठन्ति, जनः समाचारपत्राणि पठन्ति, तो तृतीय व्यक्ति में जनः का जनैः समाचारपत्राणि पठ्यन्ते, जनैः समाचारपत्राणि पठ्यन्ते। बालकः कर्तुं शक्नोति, बालकेन कर्तुं शक्यते, बालकेन कर्तुं शक्यते, तो जो कर्मवाच्य के जो कर्मवाच्य को आप ध्यान से देख रहे होंगे, उनमें ते, एते, अन्ते इस तरीके से क्रिया का प्रयोग किया जाता है। गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते। इस तरीके से हमने यहाँ पर इन वाक्यों को देखा। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में किस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए, सबसे पहला पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट परिच्छेद जो प्रथम परिच्छेद जो है उसको ध्यान से हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल इंडिया का लोगो दिखाई दे रहा है, नीचे ऋषि मुनियों का चित्र दिखाई दे रहा है, और उसके बाजू में वो ताड़ पत्रों पर जो लिखा जाता था वह चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा, आजकल हर जगह डिजिटल इंडिया इत्यादि सुनाई देता है। तो उसी से संबंधित एक पाठ है, बहुत ही सरल पाठ है, इसको हम समझते हुए चलेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इधर तक हम पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। प्रथम तो श्रूयते, यहाँ हमने देखा ये कर्तृवाच्य की क्रिया का प्रयोग है। देखिए, श्रूयते माने सुनी जाती है, मैं सुनता हूँ ऐसा नहीं, सुनी जाती है। क्या सुनी जाती है? चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। किस चीज की चर्चा? डिजिटल इंडिया इति अस्य, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। कुत्र? संपूर्ण विश्वे, कहाँ पर सुनी जाती है? पूरे विश्व में। कदा? कब? अद्य। तो ये पूरे प्रश्न बन गए यहाँ पर कि अद्य, आज, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया इसकी, इत्यस्य, इति अस्य, इत्यस्य चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई देती है। एकदम क्लियर हो गया सबको? अवगम्यते किम? आगे चलें? चलिए। अस्य पदस्य कहा भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, मैं क्रिया की तरफ से आपको लेकर के पढ़ाना पसंद करूंगा। क्रिया से क्या होता है कि क्रिया से समझ में आएगा कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या है, और उसका वाक्य प्रयोग कैसे प्रयोग कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? उत्पद्यते। किम उत्पद्यते? का उत्पद्यते? जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कुत्र जिज्ञासा उत्पद्यते? मनसी, मन में। तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती। कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न होती है? अस्य पदस्य कहा भावा, इस पद का क्या अर्थ है, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अर्थात डिजिटल इंडिया यह क्या है, इसकी जिज्ञासा मनसी, मन में। मनस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, मनसी, मन में। का उत्पद्यते? जिज्ञासा उत्पद्यते। स्त्रीलिंग है इसलिए का उत्पद्यते, का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में एक वचन, का उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पद्यते।
हो गया। इस पद का क्या भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्पद्यते। तीसरी लाइन की ओर चलते हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। पुनः आपसे पूछूंगा, यहां पर क्रियापद क्या है? परिवर्तते, बहुशोभनम। परिवर्तते माने परिवर्तित होती है, परिवर्तित हो चुकी है। क्या परिवर्तित हो चुकी है? आवश्यकता, आवश्यकता जो थी वह परिवर्तित हो चुकी है। किसकी आवश्यकता? कस्य आवश्यकता? मानवस्य। केन सह? काल परिवर्तनेन सह। केन सह? काल परिवर्तनेन सह, अर्थात समय के परिवर्तन होने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है। मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, माने समय जैसे जैसे बीत गया, काल परिवर्तनेन अर्थात काल के परिवर्तन। जहां जहां सह शब्द लगेगा यह एक अव्यय पद है। यह कौन सा है? एक अव्यय पद है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि अव्यय पद कौन कौन से। जैसे पहला अद, इति, सह, अपि, च, अनंतरम, उपरि। देखिए ये अव्यय पदों का प्रयोग यहाँ पर इस पैराग्राफ में आया है। तो सह शब्द क्या है? ये भी एक अव्यय है, और सह शब्द जहां भी प्रयोग होगा वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ परिवर्तन था, इसमें तृतीय विभक्ति लग गई, काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। परिवर्तते बदल गई है। अपि भी एक अव्यय पद है, सह भी अव्यय पद है। ठीक है, आगे चले। चलिए, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में क्रिया क्या है? आसीत, थी। क्या थी? क्या था? आदान प्रदानम, आदान प्रदान था। कैसा था? मौखिक था। मौखिकम आसीत्। कस्य आदानम प्रदानम? ज्ञानस्य। कदा? प्राचीन काले। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात ज्ञान को प्रदान किया जाता था, बच्चे ग्रहण करते थे, वह सब मौखिक सीखते थे। हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं जो बहुत सारी चीज़ें मौखिक याद है उनको, तो उनको मौखिक लिखना नहीं जानते हो, परंतु मुखाग्र उनको याद होती है। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान की जो परंपरा थी, जिस ज्ञान का आदान प्रदान था, वह मौखिक था। मौखिकम आसीत्, कोमा विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्मः। गृह्यते अर्थात ग्रहण की जाती थी, ली जाती थी। क्या ली जाती थी? विद्या। कैसे? श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा अर्थात जिस परंपरा में सुन करके विद्या को ग्रहण किया जाता है, इसी श्रुति परंपरा, सुन करके विद्या को ग्रहण करना, तो श्रुति परंपरा से विद्या को ग्रहण किया जाता था, स्मः किया जाता था। अनंतरम, इसके बाद, अनंतरम भी एक अव्यय पद है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा तीसरे नंबर का, तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि, ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर, पत्रोपरि, उपरि शब्द भी एक अव्यय है। भोजपत्रोपरि चा लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हो गया। जब श्रुति परंपरा से थोड़ा थोड़ा जब लोगों की याददाश्त कम होने लगी, तो लोगों ने सोचा कि जो मुझे याद है क्यों ना उसको लिख करके रखा जाए। तो उन्होंने ताड़पत्र, जो कई दिनों तक चलने वाले, अभी भी कई मंदिरों में दिखाई देते हैं, ऐसे ताड़पत्र, भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। बच्चों समझ में आया? ये 3 लाइनें, 3.25 लाइनें जो हमने बताई, आपको समझ आई होंगी। अब हम इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो हो सकता है कि आप इनके सही, जैसे प्रश्न पेपर में आते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं, आप इन प्रश्नों को जवाब दीजिएगा। पहला, अव्यय पदानी, अव्यय पद कौन कौन से हैं? अद, अद माने आज, इति माने ऐसा, सह माने साथ में, अपि माने भी, चा यानी और, अनंतरम यानी इसके बाद में, ऊपरी यानी ऊपर। ठीक है, क्लियर सबको? आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर देना है। अद्य संपूर्ण विश्वे कस्य चर्चा श्रूयते, आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई देती है?
आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनाई देती है? डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। केन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई? तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कीदृशम् आसीत्? प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा होता था? तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। का श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, कौन सी चीज श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी? तो आंसर आएगा विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। ठीक है छात्रों, ये सरल प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में आते हैं, आप इनके उत्तर दीजिएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अब हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन रह गई थी, परिवर्तनी काले करगदस्य, समय बीतने के साथ ही कागज का, लेखन्याचा कागज का और लेखनी के आविष्कार से, लेखन्या अर्थात लेखनी षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, लेखन्याचा आविष्कारेण आविष्कार होने से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम मेव मनोगतानां भावानाम माने भावों का, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, भावों का, कैसे भावों का? तो ये विशेषण पद, ये लिखा ना विशेषण विशेष, मनोगतानाम भावानाम, मन में आए हुए भावों को, कैसे भाव? सर्वेषाम सभी कुछ जो मन में भाव आ रहे हैं, ऐसे सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावानाम, उन भावों का, करगद उपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हो गया, इनका लिखना यहाँ पर प्रारंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण च, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यानी जो आपको ये टंकण मशीन दिखाई दे रही है, यानी टाइप करने, टाइपराइटर से बहुत सारी चीज़ें टाइप होती थी, तो टंकण यंत्र उसको बोलते हैं टंकण यंत्र। तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, आपने पुरानी रजिस्ट्री वगैरह देखी हो तो मोस्टली जो रजिस्ट्रियाँ होती थी वो टाइपराइटर से टाइप हो करके, या न्यायालयों में देखा हो आपने बहुत सारे लोग टाइपराइटर बैठ करके और प्रपत्र तैयार करते हैं। तो टंकण यंत्र के आविष्कार से लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, सामग्री हो गया विशेष पद, ये आप रेड कलर से दिखाई दे रहे ना, विशेषण विशेष, सामग्री हो गया विशेष पद, और उसका विशेषण कैसा? लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री। टंकिता सती, टंकित होकर के अर्थात टाइप होकर के, बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत, बहुत काल तक सुरक्षित हो गई। का सुरक्षितः अतिष्ठत, बोलिए आंसर क्या होगा? कौन सी चीज बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई? तो हम बोलेंगे लिखिता सामग्री। केन लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठत? टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्र के आविष्कार के कारण से लिखित सामग्री बहुत काल के लिए सुरक्षित हो गई। अतिष्ठत, तिष्ठ धातु बैठ गई अर्थात हो गई, सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रवदेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, गतः गई, आगे गई, अग्रे गतः आगे गई, पुनरपि पुनः फिर भी, आगे भी। प्रगति यात्रा अर्थात प्रोग्रेस, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, प्रगति यात्रा आगे और बढ़ी, किस कारण से? वैज्ञानिक प्रवधे, वैज्ञानिक प्रविधि की जो प्रगति यात्रा थी, यानी टाइपराइटर तक आकर के हम रुक नहीं गए कि हमें टाइपराइटर मिल गया तो हमने टाइप करना शुरू कर दिया, बहुत काम आसान हो गया अब चलो। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रविधि की जो प्रगति यात्रा थी वह आगे भी गई। कैसे आगे? अद सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आजकल सर्वाणि कार्याणि, कार्याणि विशेष पद और सर्वाणि विशेषण, कार्य कैसे? कार्य सभी कार्य, तो सर्वाणि कार्याणि, और अद्य क्या है? अव्यय पद है।
अद्य माने आज, सर्वाणि कार्याणि नपुंसकलिंग बहुवचन, फलम फले फलानि, कार्यम कार्ये कार्याणि, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक यानी क्या होता है? कंप्यूटर, जो अच्छी तरह से गणना करता है वो संगणक। तो संगणक यंत्रेण, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से साधितानि भवन्ति, साधितानि अर्थात वो संपन्न हो रहे हैं। आजकल सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ये जो ऑनलाइन कक्षा आप पढ़ रहे हैं ये भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो आजकल समाचार पत्र इत्यादि सभी वस्तुएं, सभी चीजें हम कंप्यूटर के माध्यम से काम को आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए इस पैराग्राफ में कौन कौन से अव्यय पद आए हुए हैं। चा यानी और, एव यानी ही, ऊपर यानी ऊपर, तू माने निश्चित रूप से, पुनः माने पुनः फिर से, अपि माने भी, और अद यानी आज। विशेषण विशेष की चर्चा कर लीजिए। मनोगता नाम भावानाम, जो विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष कहलाता है। तो मनोगता नाम भावानाम, तो भावानाम विशेष, कैसे भाव? मन में आए हुए भाव, मनोगता नाम भाव। सामग्री, कैसी सामग्री? लिखिता सामग्री, विशेषण हो गया। कार्याणि, कैसे कार्य, कैसे कार्य? सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि। अब कर्तृपद क्रियापद, जैसे पहले वाक्य में प्रारब्धम एक क्रियापद था, क्या प्रारंभ हो गया? लेखनम प्रारब्धम। कभी कभी वाक्य में पूछा जाता है कि इस क्रिया का क्या कर्तृपद है, अथवा इस कर्तृपद का क्या क्रियापद है। पुनः गता, अग्रे गता, प्रगति यात्रा, प्रगति यात्रा कर्तृपद और गता क्रियापद। क्रियापद भवन्ति, किं भवन्ति? कानि भवन्ति? कार्याणि भवन्ति, कार्याणि इति कर्तृपदम, भवन्ति इति क्रियापदम। अवगम्यते सर्वे बालकाः? अग्रे अग्रे गच्छामः। एक बार मैं इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से बता देता हूँ कि कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मन में आए हुए भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया, और टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित होकर के बहुत काल तक सुरक्षित हो गई, और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की, वैज्ञानिक तकनीकी की जो प्रगति यात्रा है, प्रोग्रेस है, वह आगे और भी आगे गई, और आज तो सर्वाणी कार्य, आज तो सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के माध्यम से होते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ और फिर आपको इसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। चित्र तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर पर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कोई पेड़ों को काट रहा है और इससे संबंधित और पेड़ भी लगा रहे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्मः, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र पुस्तकें, न्यूज़पेपर पुस्तकें च, कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च लिखी जाती हैं। अब आपको समझ में आ गया जो हमने पहले बताया था पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, जो आपको यहाँ हमने बताया था ना पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ये कहाँ कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य का। तो हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि कर्मवाच्य में ये बातें बताई गई हैं। तो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ता हूँ ऐसा नहीं है, पढ़ी जाती हैं। समाचार पत्र लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, किस माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे, दो शब्द हैं, कर्गदोग उद्योगे। तो कर्गद यानी कागज और उद्योग माने वो धंधा। तो कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते स्मः, वृक्ष काटे जाते थे। ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है।
कर्तव्यवाची नहीं है, कर्तयन्ते स्मः, वृक्ष काटे जाते थे, वृक्षः कर्तयन्ते। करगद, कागज के जितने कागज के उद्योग जितने हैं, उन कागज को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए उपयोग, वृक्षों के उपयोग के कारण से बहुत सारे वृक्ष काटे जाते थे। परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटे जाने में न्यूनता, न्यूनता यानी कमी, वृक्षों के काटे जाने में न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी। अर्थात ऐसा विश्वास है कि अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे तो हो सकता है कि वृक्षों के काटे जाने में कमी आए, इति विश्वासा, ऐसा विश्वास है। और अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया कि समाचार जो कागज़ होता है, A4 साइज का कागज़ हम प्रयोग करते हैं, पहले एक साइड प्रयोग करते थे, अब उसका दोनों साइड हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वृक्षों के काटे जाने में ज़्यादा वृद्धि ना हो। तो ऐसा विश्वास है कि अगर हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो वृक्षों के काटे जाने में निश्चित रूप से न्यूनता होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इस कारण से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, दिशि शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे उपकार शब्द दिया है तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा महान, उपकारः महान उपकारः, उपकार महान उपकार होगा। और कानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कौन सी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती थी, तो हम बता देंगे समाचार पत्राणि पुस्तकानि च। कुत्र वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्मः करगद उद्योगे, केन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन। चलिए तो मैं आगे की ओर चलता हूं। यहाँ पर कुछ अव्यय पद जो रह गए थे बताने के लिए, उन अव्यय पदों को मैं बता देता हूं। यहाँ पर चा एक अव्यय पद आया है, चा माने और, स्मः था, परम किंतु, इति ऐसा, इत्यादि। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः, वित्तकोशस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते, बहुविधः अनुप्रयोगः एप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकः सन्ति। समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन, अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, अधुना यानी आजकल, अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, माने कंपलसरी नहीं है। क्या नहीं है? रूप्यकाणाम, पैसों की, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, किस लिए? किमर्थम? वस्तु क्रियार्थम, वस्तु क्रय अर्थम, वस्तु को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। कुत्र? आपणे, बाजार में। कदा? अधुना, आजकल बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अर्थात रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, न अस्ति, नास्ति, दीर्घ संधि। वस्तु क्रय अर्थम क्रियार्थम दीर्घ संधि। आपणे सप्तमी व्यक्ति एक वचन, बाजार में, आपण माने बाजार, आपणे बाजार में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, ठीक है। आगे चले, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तो आप समझते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने, इत्यादि चीज़ों ने
सभी जगह सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवंता, रुपयों का स्थान ले लिया है। गृहीतवंता ग्रहण कर लिया, स्थान ले लिया, अर्थात पैसे अगर जेब में नहीं हो, कार्ड हो तो कार्ड से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, तो उनका स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि, बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी काम संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से ही होते हैं। आजकल जो आप पैसे जमा करो, निकालो या ट्रांजैक्शन करो, वो सभी चीज़ें किससे, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, और हमें ई बिल प्राप्त हो जाता है, ई रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है कि कौन सा पैसा हमने कहाँ जमा किया, कहाँ निकाला, सभी रिकॉर्ड। बहुविधः अनुप्रयोगः, बहुविधः अनेक अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग हैं, ऐप मोबाइल में जो होते हैं, वो मुद्राहीनाय विनिमयाय, विनिमय मान होता है व्यापार, विनिमयाय व्यापार के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कैसा व्यापार, मुद्राहीनाय व्यापार, कैशलेस, अतः मुद्रा से हीन माना जिसमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के लिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायकाः सन्ति, हर एक बैंक के अपने अपने ऐप हैं जिनके माध्यम से हम उनके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। पुनः इसका अर्थ बता देता हूं। आजकल बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि चीज़ों ने सभी जगह पैसों का स्थान ले लिया है। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से होते हैं, और अनेक अनेक प्रकार के ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। यहाँ पर कौन कौन से अव्यापद प्रयोग किए गए हैं, जैसे अधुना यानी आजकल, सर्वत्र यानी सभी जगह, चा अपि और भी इत्यादि। आगे चलते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। आप चित्र देख रहे होंगे, आपको ई टिकट और ये स्विप मशीन से कार्ड से पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते इत्यादि सब दिखाई, वही यहाँ पर बताया गया है। कुत्रापि यात्रा करनीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि एक अव्ययपद है, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी हो, करणीय भवेत्, रेल यान यात्रा पत्र से यानी रेलवे टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से यानी वायुयान टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, उस टिकट की आवश्यकता आजकल नहीं है, कंपलसरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी जो पत्र हैं यानी यात्रा पत्र जितने भी हैं, परिचय पत्र जो भी हैं, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल, जिसको हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, उस यंत्र में ईमेल इति स्थाने, हमारे ईमेल में उस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, इस सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श जिसको दिखा करके, प्रदर्शित करके, प्रस्तुत करके, वयम सौकर्येण हम अच्छी तरह से, यात्रा यहाँ आनंदम गृह्णीमः अर्थात हम यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालय अपि यानी चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभूत नहीं होती है। अगर हम किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो उपचार के लिए रूप्यकाणाम अर्थात पैसों की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। न अनुभूयते दीर्घ संधि, न अनुभूयते, आवश्यकता अद्य दीर्घ संधि, आवश्यकता प्लस अद्य, आज आवश्यकता न अनुभूयते। सर्वत्र सभी जगह, सर्वत्र एक अव्ययपद है, सर्वत्र
कार्ड माध्यमेन यानी कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते शुल्क प्रदान की जा सकती है, कर्मवाच शक्यते, शक्नोति कर्तृवाच, शक्यते कर्मवाच, यानी ई बैंक के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इसका पूरा एक बार अर्थ बता दो। यहाँ जहाँ कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान की टिकट, वायुयान की टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित हैं, जिसको दिखा करके हम आसानी से यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। चिकित्सालय में भी नगद पैसों को देने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। प्रदातुम शक्यते, यहाँ पर कौन कौन से अव्यय पद आए हुए हैं, शुरू की लाइन से पढ़ते हैं तो अद्य एक अव्यय पद है, अद्य का अर्थ है आज, इति ऐसा, ये अव्यय पद है, और अपि चिकित्सालय, अपि एक अव्यय पद है, अपि का अर्थ है भी, अद्य यानी आज, आवश्यकता अद्य, सर्वत्र यानी सभी जगह, इत्यादि ये अव्यय पद यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। अब हम अंतिम पद की ओर चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। तद्दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति, लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कागदस्य च नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य च मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि किस चीज का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, न अति दूरम ज्यादा दूर नहीं है, यदा जब, वयम हस्ते एकमात्रम हम सब, वयम हम सब क्या करेंगे, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एक मोबाइल यंत्र आदाय लेकर के, आदाय यानी लेकर के, तो यंत्र को लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुम सभी कार्यों को करने में समर्थः भविष्यामः समर्थ होंगे, सभी कार्यों को करने में हम समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पुटक यानी जेब, वस्त्र पुटक यानी जो कपड़े में बना हुआ जो जेब है, उस जेब में पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक, और पासबुक चेकबुक जो होती है, इतनियों आवश्यकता न भविष्यति, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त प्रायः लगभग खत्म ही भविष्यति हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का, कागदस्य च कागज का, और नूतन ज्ञान अन्वेषणाय नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्द कोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्द कोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, और अपरिचित मार्ग, जिस मार्ग को हमने देखा नहीं है, ऐसे मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य गाइड की, मानचित्र से मानचित्र की, मैप की आवश्यकता, अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभूति नहीं होगी, यानी हमें ये अलग अलग इतनी सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम, ये सभी चीज़ें, एकेन एव यंत्रण, एकेन एव मोबाइल यंत्रण कर्तुम शक्यते, ये सभी चीज़ें एकमात्र मोबाइल यंत्र के माध्यम से कर सकते
हैं। ठीक है, आगे चलें। इसमें कुछ अव्यय पदों की चर्चा कर लेते हैं। यदा यानी जब, आगे न यानी नहीं, वा कर्गदस्य व, चौथी लाइन व यानी अथवा, अपि माने भी, न यानी नहीं, अपि, ये तो बस इतने ही यहाँ पर अव्यय पदों का प्रयोग बताया गया। अब अंतिम पैराग्राफ की ओर आते हैं। साकादि क्रियार्थम क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम डिजिभारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। साकादि, साक माने सब्जी इत्यादि, क्रियार्थम खरीदने के लिए, क्रियार्थम फल, क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, अर्थम माने के लिए, विश्राम गृहेषु गेस्ट हाउस में, होटल्स इत्यादि में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम हमें कोई रूम बुक करने के लिए, होटल बुक करने के लिए, सुनिश्चितम कर्तुम बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम और हॉस्पिटल्स में शुल्क देने के लिए, प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि विद्यालय में महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम और शुल्क देने के लिए, फी प्रदान करने के लिए, किम बहुना और तो और क्या कहें, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम जो हमारा दूरभाष यंत्र है, मोबाइल यंत्र है, वह अलम पर्याप्त है। अर्थात इन सब चीज़ों के लिए पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल के माध्यम से ही हम उनको वह शुल्क प्रदान कर सकते हैं। डिजी भारतम जो भारतम डिजिटल इंडिया है, इति ऐसा यह डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वह अस्याम दिशि इस दिशा में, अस्याम दिशि स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, इस दिशा में, अस्याम दिशि, अस्याम कक्षायाम इस कक्षा में, तथैव अस्याम दिशि वयम भारतीय हम सब भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर इतना पाठ हुआ। सभी जिन विद्यार्थियों ने इस कक्षा को ग्रहण किया वह सभी का पुनः पुनः बार बार धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से 2 बार पढ़ने के बाद, इस वीडियो को बार बार देखने के बाद, इस पाठ को जब आप समझ जाते हैं तो प्रश्न उत्तरों को करने की आपको आवश्यकता है, आप उनको करें। और मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उस समय इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को हल करवाऊंगा, जिससे आप उस पाठ को अच्छी तरह से, माने इनमें इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं संभवजन आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। पुनः मिलामा। जय हिंद, जय भारत।